क्या हमारे देश का कानून अमीर और गरीब सबके लिए बराबर है? और क्या कानून के लंबे हाथ पैसे के हाथ के सामने छोटे पड़ जाते हैं? 19 मई को महाराष्ट्र के पुणे में जिस पोर्शे कार से एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने एक बाइक पर जा रहे 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में हत्या कर दी थी, उस मामले में अब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा अपने कानों पर, मेडिकल रिपोर्ट इस लड़के की अभी तक नहीं आई है। यह घटना 19 मई को रात 2:30 बजे हुई थी। ध्यान से सुनिएगा आप, 19 मई को रात 2:30 बजे यह घटना हुई। तब से लेकर अब तक 66.5 घंटे का समय बीत चुका है, जबकि ब्लड सैंपल कलेक्ट होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 घंटे लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट आने का नाम नहीं ले रही। यानी यह मेडिकल रिपोर्ट आखिर कहां अटक गई, किसने इसे अटकाकर रखा है और कौन इसके पीछे हो सकता है? और ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा है जो जानबूझकर इस मेडिकल रिपोर्ट के जारी होने में देरी करवा रहा है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यह रिपोर्ट समय पर आ गई होती तो इस लड़के को अदालत से जमानत शायद न मिलती और कोर्ट को इसे रिमांड होम में भेजना पड़ता। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में अदालत ने इस लड़के को इस दुर्घटना पर सिर्फ 300 शब्दों का एक निबंध लिखने की शर्त पर जमानत पर छोड़ दिया। और शायद कोई तो था जो ऐसा ही चाहता था और जिसने इस मामले में कानून के लंबे हाथों को शायद बांध कर रख दिया था। क्या कानून के लंबे हाथ पैसे की रस्सी से बंधे हुए थे? आज बड़ा सवाल ही है, क्योंकि इस मेडिकल रिपोर्ट से ही यह पता चलता कि इस लड़के ने दुर्घटना के समय शराब पी हुई थी या नहीं पी थी। और सारी दुनिया जानती है कि इस लड़के ने शराब पी थी, लेकिन अभी तक उसका सबूत कोई नहीं मिला है, या फिर कह लीजिए कि सबूत को दबा दिया गया है। हमें सूत्रों से यह पता चला कि 19 मई को रात 2:30 बजे जब यह सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 लोग उसी समय दुर्घटना स्थल पर ही जिनकी मौत हो गई थी, उस समय पुलिस ने इस आरोपी लड़के का मेडिकल टेस्ट नहीं कराया। इस मामले में एफआईआर दुर्घटना के 6 घंटे के बाद सुबह 8:26 पर दर्ज हुई। बड़ा सवाल, जब मामला 2:30 बजे का है, दुर्घटना 2:30 बजे हुई है, पुलिस ने 8:30 बजे एफआईआर क्यों की, इतना समय क्यों लगाया? और इस आरोपी लड़के का मेडिकल टेस्ट 19 मई को दोपहर 3 बजे करवाया गया। अब आप सोच लीजिए, दोपहर 3 बजे, यानी सड़क दुर्घटना होने के 12.5 घंटे के बाद और एक पब में, एक बार में पार्टी करने के, शराब पीने के 15 घंटे के बाद पुलिस ने इस लड़के का मेडिकल टेस्ट कराया और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। 12.5 घंटे के बाद दुर्घटना के और शराब पीने के 15 घंटे के बाद। अब कोई पूछे पुलिस से कि वो इतने देर तक क्या करती रही, क्या, और आपको क्या यह पता है कि ऐसे मामलों में पुलिस जो ब्लड अल्कोहल टेस्ट कराती है, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति ने शराब पी हुई है या नहीं और कितनी मात्रा में पी है, इस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा 12 घंटों के अंदर ही नतीजों की जांच हो सकती है। यानी एक व्यक्ति ने 12 घंटे के अंदर अगर शराब पी है तो यह टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर आरोपी को शराब पिए हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है तो उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि शराब का जो असर है वो 12 घंटे के बाद समाप्त होना शुरू हो जाता है। और ऐसे मामलों में तब मेडिकल रिपोर्ट यह कहती है कि आरोपी शराब के नशे में नहीं था। मान लीजिए अगर आप 15 घंटे के बाद, शराब पीने के 15 घंटे के बाद अगर आप ये टेस्ट करा रहे हैं तो रिपोर्ट में आएगा कि लड़के ने शराब पी ही नहीं थी। और इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि इस लड़के का मेडिकल टेस्ट 19 मई को दोपहर 3 बजे करवाया गया, जब सड़क दुर्घटना को हुए 12.5 घंटे बीत चुके थे, जिससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। देखिए, पुलिस जो होती है उसे सारे कानून पता होते हैं, पुलिस को कानून के लूप होल्स भी पता होते हैं, पुलिस को यह भी पता होता है कि अगर जबरदस्ती किसी को फंसाना है तो कैसे फंसाना है, और पुलिस को यह भी पता होता है कि अगर किसी को बचाना है तो कैसे बचाना है। और यह सब कुछ कहने को तो कानून के दायरे में ही होता है। बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे देश में पुलिस वाले
दिन को रात बना देते हैं, रात को दिन बना देते हैं। और अगर पुलिस वाले चाहें तो देखिए एक के बाद एक रिपोर्ट आपके पक्ष में आती चली जाएगी। और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि अगर इस लड़के की मेडिकल रिपोर्ट अब 3 दिन के बाद आ भी जाती है तो उसमें, और अगर उसमें यह लिखा होता है कि यह लड़का शराब के नशे में नहीं था, तो अब हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम क्या करेगा? क्योंकि अदालतें तो यह कहती हैं कि हम सिर्फ सबूतों के आधार पर चलते हैं। अदालत में तो आपने देखा होगा न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ सबूत दिखते हैं। सबूत क्या है? सबूत मेडिकल रिपोर्ट है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट अगर यह कहती है कि लड़के ने शराब पी ही नहीं है, तो पूरा की पूरा केस बदल जाएगा। और उस समय पुलिस थाने में जो पुलिस वाले थे, उन्होंने यही सुनिश्चित किया है। इसके बाद इस लड़के की बेल बरकरार रहेगी या अदालत यह देखेगी कि इस लड़के ने सड़क दुर्घटना से पहले एक नहीं बल्कि दो पब्स और बार्स में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, और उसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। हम नहीं, जज नहीं, पूरी दुनिया उस सीसीटीवी फुटेज को देख चुकी है। और इस फुटेज को देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाता है। हमने कल भी आपको फुटेज दिखाई थी, आज भी वो फुटेज आप देख लीजिए। इस फुटेज में यह लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा है एक पब में और शराब पी रहा है। कल भी हमने आपको कहा था कि देखिए, यह लड़का किसी भी बालिग की तरह शराब पीता है, किसी भी बालिग की तरह गाड़ी चलाता है, किसी भी बालिग की तरह अपने दोस्तों के साथ पब में और बार में जाता है। लेकिन जब यह पुलिस और अदालत के सामने आता है तो वो दोनों इसे एक मासूम बालक समझकर छोड़ देते हैं। अब खुद पुलिस भी यह बता रही है कि पुणे के जिस कोजी होटल के बार में इस लड़के ने शराब पी थी अपने दोस्तों के साथ, वहां सिर्फ शराब पर 2 घंटे के अंदर इसने 48,000 रुपए खर्च कर दिए। और जिस क्रेडिट कार्ड से इसका बिल भरा गया है, वो क्रेडिट कार्ड भी इसी लड़के का था। यानी ये लड़का कहने को तो नाबालिग है, लेकिन इसके पास अपना क्रेडिट कार्ड है। ये लड़का 48,000 रुपए की शराब एक रात में 2 घंटे के अंदर पी जाता है। ये लड़का 2 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाता है, 200 की स्पीड पर चलाता है, 2 लोगों की हत्या कर देता है। और फिर भी अदालत कहती है कि यह मासूम बालक है। पुलिस कहती है यह तो मासूम बालक है, इससे गलती हो गई, इसे पता ही नहीं है। यह मासूम बालक 48,000 रुपए की शराब पी गया, सोचिए। इसलिए यह बाकी हर जगह एक बड़े आदमी की तरह काम करता है, बाकी हर जगह एक बालिग की तरह काम करता है, लेकिन कानून के सामने नाबालिग बन जाता है। तो क्या अदालत इन सबूतों को देखेगी? क्या अदालत अपनी आंखों से पट्टी हटाएगी और देखेगी कि कॉमन सेंस क्या कहती है? और जैसा कि हमारे देश में होता है, अदालत मेडिकल रिपोर्ट को ही आधार मानकर इस मामले में इस लड़के की जमानत को रद्द नहीं करेगी और इसे आगे भी ऐसा ही बरकरार रखा जाएगा। यानी ये लड़का ऐसे ही बाहर रहेगा, इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और एक बार के लिए सोचिए, अगर मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि यह लड़का शराब के नशे में नहीं था, तो फिर क्या होगा? इसके बाद यह केस बहुत कमजोर हो जाएगा। यह घटना एक मामूली सी सड़क दुर्घटना बनकर रह जाएगी और उस पब और उस बार के मालिक, उस होटल के मैनेजर भी छूट जाएंगे जिन्होंने इस लड़के को नाबालिग होते हुए अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए दी। और यह केस बहुत जल्द बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस पब में, जिस होटल में, जिस बार में इस लड़के ने शराब पी है, पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, जब कोई एक बहुत बड़ा वकील और जिसके पास बड़े पैसे होते हैं, जो लड़के का ऐसा पिता होता है, वो सब कुछ खरीद लेते हैं और अदालत में कैसे वकील ये साबित कर देता है कि माय लॉर्ड, इस छोटे लड़के ने शराब पी ही नहीं थी, तो फिर यह केस बनता ही नहीं है। जब शराब ही नहीं पी तो पब के लोगों को गिरफ्तार क्यों किया? जब शराब पी ही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है कि शराब नहीं पी है, तो फिर ये सारे लोग भी छूट जाएंगे जिन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने नाबालिग लड़के को शराब दी। और सब लोग उस लड़के और लड़की को भूल जाएंगे जिन्होंने इस सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। 24 साल का एक लड़का और 24 साल की एक लड़की जो बाइक पर जा रहे थे, जो मौके पर ही मारे गए
सिर्फ इसलिए क्योंकि यह 17 साल का लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। पुलिस का कहना है कि उसने आरोपी की बेल के खिलाफ ऊपरी अदालत में अब अर्जी दी है और कोर्ट से यह आग्रह किया है कि वो इस लड़के को बालिग मानकर, नाबालिग नहीं, बालिग मानकर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे। और पुलिस ने इस लड़के के पिता को भी अब गिरफ्तार कर लिया है, जो पुणे का एक बहुत बड़ा बिल्डर है और उसकी कंपनी लगभग 600 करोड़ रुपए की है। और आज जब इस लड़के के पिता को कोर्ट में पेश किया गया, तब वहां के स्थानीय लोगों ने उसका भारी विरोध किया और पुलिस ने उन होटल्स और बार के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया जहां इस लड़के ने नाबालिग होते हुए अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी। और इस एक्शन से पुलिस अब यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके लिए अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं है और वो इस मामले में इंसाफ के साथ है। पुलिस को ये थोड़ा देर में समझ में आया और पुलिस ये बात तब समझी जब हमारे समाज में, पूरे देश में इस घटना के प्रति बहुत आक्रोश पैदा हो गया और पुलिस की पोल एक के बाद एक खुलनी शुरू हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने आरोपी का इस पुलिस स्टेशन में एक तरह से रेड कार्पेट वेलकम किया था और उस लड़के के लिए थाने में बाहर से खाने के लिए पिज्जा मंगवाया गया, बर्गर मंगवाया गया उसकी पसंद का, और बिरयानी भी ऑर्डर की गई। ये सब कुछ थाने में उसे दिया गया, ऐसा आरोप है। हालांकि पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले ने इस लड़के की मदद करने की कोशिश की है या कानून को तोड़ा है तो फिर वो उसकी पूरी जांच करवाएंगे। Was there any pizza or the burger provided by? There is some political. There was an allegation which came to us through the press. We have already ordered an ACP rank officer to inquire into it. If anyone is found doing such an act, he shall be proceeded against very, very severely. What about blood reports? Like videos are saying the guy was. Blood report has yet not come, but let me make it very clear. But let me make it very clear that only the blood report will prove that he was he was drinking alcohol is not a fact. The CCTV footages and the online bill payment which has been made by the accused to the establishment it is very clear that he was under the influence of liquor. सभी पांचों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कोर्ट ने जो बेल दिया था उसके विरुद्ध हमने अपील किया है, उसकी सुनवाई आज शायद होगी और एक्यूज्ड को, जुवेनाइल को रिमांड होम में भेजा जाएगा और उसको एडल्ट की तौर पे ट्रीट करने की परमिशन दी जाएगी। ऐसा हमें अपेक्षा है, विश्वास है और हम सभी प्रकार के जुडिशियल रेमेडीज इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखिए, एक और आरोप भी है जो बड़ा दिलचस्प है और वो ये कि इस दुर्घटना के बाद अजीत पवार की पार्टी के स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे खुद पुलिस स्टेशन चलकर गए थे और उन्होंने आरोपी को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया था और इस लड़के की मदद करने की कोशिश की थी। और यह भी आरोप है कि उन्हीं के कहने पर पुलिस ने शुरुआत में इस केस की ठीक से जांच नहीं की और इसमें ढिलाई बरती और हर वो काम किया जिससे यह लड़का बच जाए। हालांकि अब एमएलए साहब इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं और अब उल्टी बात कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वो तो इस लड़के को सख्त सजा दिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। वो तो जो स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि इस लड़के के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, वो तो ये मांग लेकर गए थे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या आपको आज इन नेताजी की बात पर विश्वास होगा? लोग मदद के लिए उन्होंने कॉल किया था, मैं वहां पर पहुंचा और मैंने वो देखा, पीआई साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, वो वहां अवेलेबल नहीं थी। तब मैंने उन्हें फोन से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने 15 मिनट में पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, आप यहाँ मत आओ, ये बताया। आने के बाद मैंने उनसे पूरी घटना की ये जानकारी ली। उन्होंने उसमें मुझे बताया कि इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और इसमें एक बच्चा ये कार ड्राइव कर रहा था, तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगाए जाएंगे। तो उसमें मैंने उनको बताया जो भी कायदे से बनता है वो सब ऑफेंस आप लगा सकते हो। उसी बात में वो बताने के बाद मैं अपने घर चला गया। यह भी आरोप है कि ये विधायक और उस नाबालिग लड़के के पिता एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां कुछ कमजोरियां भी हैं
और कुछ ताकतें भी हैं। कमजोरी यह है कि 140 करोड़ के इस देश में पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। पैसे से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, अपने बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन खरीदा जा सकता है, इलाज के लिए बड़े अस्पताल में अच्छा बेड खरीदा जा सकता है, कई बार इंसाफ भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश की रगों में भ्रष्टाचार का खून बहता है। और पुणे के इस मामले में भी हो सकता है कि इस अमीर बिल्डर ने पूरी व्यवस्था को खरीद कर अपनी जेब में रखने की कोशिश की हो, जिससे उसके बेटे को गिरफ्तारी के 14 घंटे में सिर्फ 300 शब्दों का एक निबंध लिखने की छोटी सी शर्त पर बेल आसानी से मिल गई। और यह हमारे देश की कमजोरी है कि यहां पैसे से और भ्रष्टाचार से कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन इसी देश की ताकत यह है कि आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा समाज खड़ा हो गया है। पूरे देश में लोग इस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया ने भी अपना रोल निभाया, अपना दबाव डाला और देश के मीडिया ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। और अब एक एक करके इस मामले में फैसले पलटने लगे हैं। पुलिस ने और अदालत ने जो गलतियां की हैं वो उजागर होने लगी हैं और पुलिस को मजबूरी में ही सही अब कार्रवाई करनी पड़ रही है। और ये इस देश की ताकत की वजह से हुआ है, ये लोकतंत्र की ताकत है। वरना आप खुद सोचिए, जिस अमीर बाप के बेटे को 14 घंटे के अंदर बेल मिल गई, क्या पुलिस उसके पिता को इतनी आसानी से कभी भी गिरफ्तार करती? ऐसा कभी नहीं होता। असल में यह पहला मामला नहीं है जब पैसे से कानून के लंबे हाथों को बांधने की कोशिश हुई है। वर्ष 1999 में दिल्ली में एक बड़ी मशहूर घटना हुई थी, जिसमें एक तेज रफ्तार BMW कार ने रात को शराब के नशे में पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। यह BMW केस बड़ा मशहूर केस है। इस BMW कार में 3 लोग मौजूद थे, जिनमें भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल SM नंदा के पोते संजीव नंदा गाड़ी चला रहे थे, जबकि मशहूर उद्योगपति राजीव गुप्ता के बेटे सिद्धांत गुप्ता और माणिक कपूर उनके साथ इसी BMW कार में मौजूद थे। यह इतना हाई प्रोफाइल केस था कि इस घटना में जो लोग चश्मदीद गवाह थे, उन्हें बयान बदलने के लिए सरकारी वकील की मदद से 5-5 करोड़ रुपए तक देने की पेशकश हुई। और एक गवाह ने तो अपना बयान बदलकर पुलिस को यह बताया कि पुलिस वालों की जान इस BMW कार से नहीं बल्कि एक ट्रक के चढ़ने से हुई थी। यानी इन लोगों ने जो चश्मदीद गवाह थे उन्हें भी खरीद लिया। पुलिस ने इस घटना की वीडियोग्राफी कराने के बाद इसका 30 मिनट का एक वीडियो बनाया था, लेकिन यह वीडियो लगभग 4 साल तक अदालत को दिया ही नहीं गया, क्योंकि पुलिस भी पीछे से इन दोषियों के साथ मिल गई थी। लेकिन बाद में सारे राज एक एक करके खुलते गए और दोषियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पुणे की घटना में जो कुछ हुआ वो हमारे देश में पहली बार नहीं हो रहा है और ये एक और BMW केस साबित हो सकता है। और हमारे देश में तो जब किसी अमीर बाप का बेटा पटरी पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है तो उसके बाद यही कहा जाता है कि क्या पटरी सोने के लिए होती है? गलती तो उन लोगों की है जो पटरी पर सो रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि क्या पटरी गाड़ी चलाने के लिए होती है। आज पुणे की इस घटना को लेकर पूरे देश में बहस हो रही है और हर कोई इस नाबालिग लड़के की बात कर रहा है। लेकिन आज आप एक बार के लिए सब कुछ भूलकर उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्हें अपने जवान बेटे और बेटी की अर्थी को इस 17 साल के लड़के की वजह से आज कंधा देना पड़ा। सोचिए इस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने 24 साल के जवान बेटे की अर्थी को अपने कंधे पर उठाया होगा, क्योंकि पुणे में एक अमीर बिल्डर के 17 साल के लड़के ने शराब पीकर उनके लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सोचिए क्या कोई भी दौलत इनके बेटे और बेटी को वापस इस दुनिया में ला सकती है। अनीस और अश्विनी दोनों 24 साल के थे, पेशे से इंजीनियर थे और मध्य प्रदेश से पुणे आकर नौकरी कर रहे थे। अश्विनी तो सिर्फ 4 महीने पहले ही पुणे में नौकरी मिलने के बाद इस शहर में शिफ्ट हुई थी और उसने अपने पिता से कहा था कि वो अपने सपनों के साथ अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करेगी। और कुछ इसी तरह की कहानी अनीस की भी है, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने पिता से कहा था कि वो अब बड़ा हो गया है और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता है और उसके पिता को अब इसके बाद कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।